हम सब ने बचपन से नाग और मणि की कहानियां तो सुनी हैं। हाँ बिल्कुल। अक्सर इन कहानियों में एक हीरो होता है, एक खजाना होता है और अंत में हीरो मणि हासिल करके सब ठीक कर देता है। एक तरह से ये जीत की कहानियां होती हैं। जीत की कहानियां। लेकिन आज हम जिस कहानी की पढ़ते खोलने जा रहे हैं वो जीत की नहीं है, नहीं। बल्कि ये लालच के एक अंतहीन चक्कर में फंस जाने की कहानी है। ये कमलेश्वर की 1957 में लिखी गई मशहूर, रहस्यमयी और कहें तो जहरीली कहानी है नागमणि। और कहानी महज 10 पन्नों की है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आज हम सिर्फ कहानी सुनाना नहीं जा रहे, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के 10 साल बाद लिखी गई ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी क्यों है। हम इसके माहौल, इसके किरदार के मनोविज्ञान और इसके डरावने अंत के पीछे छिपे संदेशों को कुरेदेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये कहानी कैसे एक लोक कथा के मुखौटे के पीछे इंसानी फितरत का एक बेहद स्याह सच दिखाती है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक नाग या मणि के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमारे अंदर मौजूद उस भोला के बारे में है जो जरूरत और लालच के बीच की एक बहुत पतली सी लाइन पर चलता है और अक्सर फिसल जाता है। चलिए तो फिर इसी से शुरुआत करते हैं। किसी भी कहानी की आत्मा उसके माहौल में बसती है। इस कहानी की दुनिया है बिहार यूपी बॉर्डर पर बसा एक गांव, और गांव का नाम ही है काला पानी। हाँ, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? देखिए, ये नाम ही बहुत सोचा समझा चुनाव है। काला पानी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सजा जैसी फीलिंग देता है। एग्जैक्टली। ये एक सजा है, एक ऐसी जगह जहां से वापसी नहीं होती। तो कहानी शुरू होने से पहले ही लेखक हमें बता देता है कि हम एक ऐसी जगह में दाखिल हो रहे हैं जहां नियम कायदे टूट जाते हैं और जहां से निकलना नामुमकिन है। और सिर्फ नाम ही नहीं, गांव के बाहर जो पुरानी बावली है, जिसे लोग नागकुंड कहते हैं, हाँ, वो सूखी है। ये सूखी बावली का जिक्र भी बहुत दिलचस्प लगता है। जैसे गांव की उम्मीदें, उसके संसाधन, सब कुछ सूख चुका है। बिल्कुल। ये सूखापन मतलब फिजिकल भी है और सिंबॉलिक भी। सही। एक ऐसे गांव की कल्पना कीजिए जहां उम्मीदें ही सूख चुकी है। ऐसे में अगर कोई चमत्कारी मणि की अफवाह उड़े जो एक झटके में सब बदल सकती है, तो वो एक सहारा बन जाती है। हाँ, वो सूखी जमीन पर पानी की पहली बूंद जैसी लगती है। और इसी सूखेपन के बीच से हमारा किरदार भोला उभरता है। तो अब इस किरदार के मनोविज्ञान को समझते हैं। भोला कोई 19-20 साल का एक गरीब लड़का है। पिता नहीं है, माँ बीमार है। तो उसके लिए नागमणि सिर्फ अमीर बनने का जरिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी माँ की जान बचाने और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का एकमात्र रास्ता है। तो क्या हम उसके लालच को सिर्फ लालच कह सकते हैं, या ये उसकी हताशा है, उसकी डेस्परेशन? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और कहानी की खूबी यही है कि वो भोला को एक विलन की तरह पेश नहीं करती। उसका लालच उसकी जरूरत से पैदा हुआ है। वो समाज के सबसे निचले पायदान पर है, जहां से ऊपर उठने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसे में नागमणि उसके लिए एक शॉर्टकट है, एक लॉटरी का टिकट। और शायद उसका भोलापन ही उसे इस खतरनाक रास्ते पर धकेलता है। वो सोचता है कि मेरे इरादे तो नेक हैं, तो देवता मेरा साथ जरूर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, पर एक बात बताइए, क्या हम ये भी नहीं कह सकते कि एक पॉइंट पर आकर उसकी जरूरत, उसकी हताशा एक स्वार्थ भरे जुनून में बदल जाती है? हाँ, ये होता है। वो पूरे गांव के मना करने के बावजूद, ये जानते हुए कि पहले भी लोग जाकर वापस नहीं आए, उस कुंड में उतरता है। क्या ये भोलापन है या मूर्खता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर किरदार की परतें खुलती हैं। उसका कुंड में उतरने का फैसला सिर्फ हताशा का नतीजा नहीं है, ये एक तरह का जुआ है जहां वो सब कुछ दांव पर लगा देता है। हाँ, और जैसे जैसे वो कुंड की सीढ़ियों से नीचे उतरता है, उसका जो फिजिकल सफर है वो एक साइकोलॉजिकल बदलाव का रूप ले लेता है। इसे हम संक कॉस्ट फैलेसी के नजरिए से भी देख सकते हैं। एक मिनट, ये जो आपने कहा संक कॉस्ट फैलेसी, इसको थोड़ा और खोलेंगे हमारे सुनने वालों के लिए? जरूर। संक कॉस्ट फैलेसी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां हम किसी चीज में इतना समय या ऊर्जा लगा चुके होते हैं कि हम उसे छोड़ नहीं पाते, भले ही हमें पता हो कि आगे सिर्फ नुकसान है। सही। भोला गांव वालों के खिलाफ जा चुका है, अमावस की रात में उस डरावनी जगह तक आ चुका है। अब यहां से वापस लौटना उसे अपनी हार लगेगी, तो वो और गहरे उतरता जाता है। बिल्कुल। और दीवारों पर बने पुराने चित्र जो असल में चेतावनियां हैं, उसे अपनी मंजिल के रास्ते में लगे मील के पत्थर जैसे लगते हैं। उसका दिमाग हर चेतावनी को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखने लगता है, जिसे हम कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। एग्जैक्टली। वो वही देख रहा है जो वो देखना चाहता है। यानी वो अपने ही बुने जाल में फंसता जा रहा है।
और फिर वो कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचता है, नाग से उसका सामना। हाँ, वो कुंड के तल में पहुंचता है, पत्थर की मूर्ति पर जड़ी मणि को देखता है, और जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक विशाल कोबरा उसके सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ कमलेश्वर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। भोला डरकर नाग देवता से मिन्नतें करता है, मंदिर बनवाने के वादे करता है। और फिर सांप अपना फन झुका लेता है। एक पाठक के तौर पर हमें लगता है कि देवता मान गए, उन्होंने इजाजत दे दी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मुझे तो ये कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा लगता है। क्या ये वाकई देवता की अनुमति थी, या ये भोला के लालची दिमाग का एक वहम था? हाँ, जिसने एक साधारण सी हरकत को अपनी जीत मान लिया? इस सवाल का कोई सीधा जवाब न होना ही इस कहानी की ताकत है। एक तार्किक व्याख्या तो यही है कि ये भोला के दिमाग का खेल था। जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो हमें हर घटना में उसी का संकेत नजर आने लगता है। हो सकता है सांप ने किसी और वजह से फन झुकाया हो। बिल्कुल, लेकिन भोला के लिए वो हरी झंडी थी। उसने वही देखा जो वो देखना चाहता था। पर क्या यह भी मुमकिन नहीं कि कमलेश्वर जानबूझकर इसे अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल रखना चाहते थे? ये भी हो सकता है, ताकि पाठक हमेशा इस दुविधा में रहे कि क्या वो कुंड सिर्फ एक अंधेरे जगह थी या वहां सच में कोई दैवीय शक्ति थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महान साहित्य हमेशा एम्बिग्विटी के लिए, मतलब अस्पष्टता के लिए जगह छोड़ता है। कमलेश्वर हमें एक निश्चित उत्तर नहीं देते, वो हमें भोला की ही स्थिति में खड़ा कर देते हैं, जहां हमें खुद तय करना है कि किस पर यकीन करें, तर्क पर या चमत्कार पर। और भोला चमत्कार पर यकीन करने का चुनाव करता है। वो कांपते हाथों से मणि उठाता है जो बर्फ की तरह ठंडी और बहुत भारी है। ये भारीपन भी सिंबॉलिक है ना? हाँ, ये सिर्फ मणि का वजन नहीं, बल्कि उस लालच, उस पाप का वजन है जिसे वो उठा रहा है। और ये वजन उसका पीछा नहीं छोड़ता। घर लौटते वक्त उसे जो साएं की आवाज सुनाई देती है, वो सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं है, वो उसके अंदर का डर और अपराध बोध है। बिल्कुल। वो कुंड से मणि तो निकाल लाया, लेकिन कुंड का अंधेरा, उसका रहस्य और उसका श्राप, वो सब उसके साथ आ गया है। और वो उस श्राप को अपनी माँ के तकिए के नीचे रख देता है। ये सोचकर कि उसने सबसे कीमती चीज को सबसे सुरक्षित जगह रख दिया है। और ये कहानी का सबसे बड़ा आयरॉनिकल मोमेंट है। और फिर आती है वो भयानक सुबह, माँ की चीख। तकिए के नीचे मणि की जगह कुंडली मारे बैठा वही कोबरा, जिसके फन पर अब वो मणि चमक रही है। और फिर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आता है। सांप भोला को काटता नहीं है। नहीं, वो उसके गले से लिपट जाता है। ये क्या था? मतलब ये कोई आम हमला तो नहीं था? ये कहानी का सार है। ये मौत नहीं है, ये एक रूपांतरण है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण? हाँ, सांप उसे मार नहीं रहा, बल्कि उसे अपने में समाहित कर रहा है, उसे आत्मसात कर रहा है। भोला ने मणि के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, और इनाम में उसे मणि का रक्षक बना दिया गया। वो खुद एक वस्तु बन गया। हाँ, एक खजाना जिसे अब कोई और भोला आकर हासिल करने की कोशिश करेगा। उसके लालच ने उसकी इंसानियत, उसकी पहचान ही छीन ली। यानी जिस चीज को वो हासिल करना चाहता था, अंत में वही चीज उसे हासिल कर लेती है। बिल्कुल। तब लांव वाले पहुंचते हैं तो भोला मर चुका है और उसके गले में सांप की जगह वही भारी मणि एक हार की तरह लिपटी हुई है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, गांव वाले उस मणि को वापस नागकुंड में फेंकाते हैं, ये सोच करके चलो बला टल गई। लेकिन कहानी का आखिरी वाक्य हमें बताता है कि ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। नागमणि अब भी वही है और हर अमावस को कोई ना कोई भोला उसे लेने जाता है और लौटकर खुद नागमणि बन जाता है। ये अंत इसे सिर्फ भोला की कहानी नहीं रहने देता, ये इसे हर उस इंसान की कहानी बना देता है जो लालच के इस अंतहीन चक्र में फंस जाता है। सही कहा। भोला नाम यहाँ सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक प्रवृत्ति, एक टेंडेंसी का प्रतीक बन जाता है। तो अगर हम आज के दौर में देखें तो ये कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आज की नागमणि क्या है? अच्छा सवाल है। वो कोई जादुई पत्थर तो नहीं है ना? नहीं। वो रातों रात अमीर बना देने वाली कोई क्रिप्टो स्कीम हो सकती है, सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत हो सकती है, या सत्ता और शोहरत की वो भूख जिसके लिए इंसान सही गलत सब भूल जाता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही मजबूत तुलना है। यानी आज का नागकुंड हमारा स्मार्टफोन भी हो सकता है। क्यों नहीं? जहां हम लाइक्स और फॉलोअर्स की मणि खोजने के लिए रोज उतरते हैं, और वह साएं साएं की आवाज शायद उन नोटिफिकेशंस की है जो हमें खींचती रहती है। देखिए, ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। ये पूछती है कि आपकी नागमणि क्या है और आप उसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।
क्या आप उसके लिए अपने उसूल, अपने रिश्ते और अंत में अपनी पहचान तक को दांव पर लगा सकते हैं? हाँ, कहानी ये सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास और शायद हमारे अंदर भी आज भी कितने भोले मौजूद हैं। तो कमलेश्वर की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी लोक कथा नहीं है। ये लालच, अंधविश्वास और इंसानी मनोविज्ञान पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। सही कहा, ये एक चेतावनी है कि हर शॉर्टकट किसी अंधेरे कुंड की तरफ ही जाता है। और अक्सर जिस खजाने की हम तलाश कर रहे होते हैं वो हमें आजाद नहीं करता, बल्कि हमें ही अपना गुलाम बना लेता है, ठीक वैसे ही जैसे मनी ने भोला को बना लिया। कहानी तो खत्म हो गई, पर एक विचार सोचने के लिए जरूर छोड़ गई है। कहते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, पर यह कहानी बताती है कि कुछ चमकने वाली चीजें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ आपकी चमक ही नहीं बल्कि आपकी रूह तक छीन लेती हैं। जरा सोचिए, अगर लालच की अपनी कोई ठंडक होती, कोई वजन होता, तो क्या वो हमें अपनी जेबों में, अपने तकिए के नीचे महसूस होता?